बेटा मैं आपके जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। एक एक करके आप ज़रा समझते जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन लोग ने बोला है कि हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और आपको बताना है कि इनके एक्सेलरेशन का रेशो क्या होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को अगर आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और वो पॉजिटिव है, जैसे प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, तो उस पर जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई लगती है। और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई लगती है। फोर्स दोनों पे इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो अगर मैं बात प्रोटॉन की करता हूँ तो प्रोटॉन के लिए आप लोगों को पता है कि फोर्स की वैल्यू है तो क्यू ई, पर जब आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन रखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन रखोगे और इसे बराबर रख दोगे क्यू ई के इक्वल, यानी ई ई के इक्वल। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन मेरे पास आ जाएगा ई इंटू कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक। अगर मैं ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ क्या निकालता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो मुझे पता है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू ई ही होगा। पर आप इसे जब एफ इक्वल टू एम ए लिखोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आएगा ई ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो निकालूंगा तो ये मेरे पास ई ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन और इनटू यहाँ पे ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये कैंसिल और आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन रेशो बच जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो क्या आएगा, रेशो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहले यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो यानी आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बताना है। तो उसका, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन मेंशन्ड है बाद में प्रोटॉन मेंशन्ड है, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो ये जो रेशो है ये आपके यहाँ सी पार्ट में है, तो इसका आंसर सी होगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाई है सच दैट इलेक्ट्रॉन को अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो वेट के इक्वल आ जाता है। तो देखो जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसका वेट हमें पता है mg का एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब मुझे इसके वेट को अगर बैलेंस करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स लगाएंगे तभी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आएगी एफ इज इक्वल टू क्यू ई वो ऊपर आ जाएगी। तो हमें पता है कि अगर इसके वेट को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स बैलेंस कर रही है तो क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा ना। अब आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली मेरे पास एम जी अपॉन क्यू आएगा। क्यू क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एम जी अपॉन ई आ जाएगा। और एम जी अपॉन ई आपका बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज q है। इसको एक्सेलरेट करते हैं फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। वेलोसिटी एक्वायर्ड बतानी है अगर वो डिस्टेंस L ट्रैवल कर जाता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज तो Q है, क्योंकि Q हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसका मास हमें क्वेश्चन में m दिया है और कहा गया है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, L डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो मान लेते हैं कि इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है L। ठीक है। आपसे कहा गया है कि अगर ये L डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो L डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दे रखी है ना। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुझे दे रखी है L। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालनी है मुझे, तो फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। और F को अगर ma रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास ये क्यू ई के इक्वल रख के E की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाई एम।
तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, हाँ, यहाँ से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों से आप अगर एल डिस्टेंस के बाद की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो। इसमें आप u की वैल्यू को 0 रख देना, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू को आप क्या रख देना, a की वैल्यू को क्यू ई बाई एम रख देना, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह l लिखोगे। तो जब यहाँ से v की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 QE/m इंटू एल आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर वो है 2QEL/m अंडर द रूट, जो कि ऑप्शन ए है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए आएगा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक चार्ज क्यू को हमें सेंटर पे रखना है ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस। तो मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे क्यू है, एक चार्ज मेरे पास ये क्यू है, और इसके सेंटर पे मुझे एक चार्ज क्यू को रखना है। सेंटर पे रखना है तो ये डिस्टेंस अगर टोटल ए मान लिया जाए तो ये a/2 होगा, तो ये भी कितना होगा, a/2 होगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप एक काम करो कि ये क्यू की एक ऐसी वैल्यू बताओ जिससे तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए। अब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ज़रा चेक करते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं क्यू को पॉजिटिव लेता हूँ तो मुझे पता है ये पॉजिटिव अगर है तो इसका नंबर मैं 1 मान लेता हूँ, इसका नंबर मैं 2 मान लेता हूँ और इसका नंबर मैं 3 मान लेता हूँ। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये इस पॉजिटिव वाले को रिपेल कर रहा होगा और इसकी फोर्स F2 हो जाएगी। ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा तो ये फोर्स F3 हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो हमें पता चला कि Q का जो साइन है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है देखो ये 1, ये 2 और ये आपका 3 है। तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इसकी फोर्स को F2 कहेंगे, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी फोर्स को F3 कहेंगे। ऐसे ही आपको पता है 1 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये F1 कहेंगे, और सेकेंड वाला भी अट्रैक्ट करेगा तो इसको F2 कहेंगे। ऐसे ही आपको पता है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है कि बीच वाले पे फोर्सेस इक्वल रखते हैं तो पोजीशन आती है, साइड वाले पे रखते हैं तो मैग्नीट्यूड आता है। क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन दे रखी है, मिड पॉइंट है, तो यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे F2 और F3 को इक्वेट करना पड़ेगा। अगर मैं F2 और F3 को इक्वेट करूँगा तो यहाँ पर हम लोग को पता है F2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 1/4πε0। ठीक है। और Q1 की वैल्यू होगी Q, Q2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2 वाले के लिए निकाल रहे हो तो कॉर्नर वाले के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कैपिटल Q और अपॉन डिस्टेंस की जगह पूरा आएगा a²। थर्ड वाले के लिए निकालेंगे तो 1/4πε0, है ना। और यहाँ पे आएगा हमारे पास कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a/2 का होल स्क्वायर। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a² से a² भी कैंसिल हो जाएगा। तो Q की वैल्यू मेरे पास क्लियरली 1/4 टाइम्स ऑफ स्मॉल q आ जाएगी। और हमें पता है, एक मिनट, ये कैपिटल है, कर दूँ मैं, ये जो है ये कैपिटल Q। तो अब आप देख सकते हो कि ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई और साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आप देख सकते हो कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है -q/4 और -q/4 ऑप्शन नंबर बी है आपका, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हमारे पास दो स्मॉल स्फेयर्स हैं और दोनों पे चार्ज q और रेडियस r है। एक को हम दूसरे के अराउंड सर्कुलर पाथ में लेके जा रहे हैं, तो आपसे पूछा है वर्क डन कितना होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आपको पता है कि जब आप एक स्फेयर को बीच में रखोगे जिस पे चार्ज q है और दूसरे को उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में, या फिर कौन से पाथ में मूव करा रहे हैं, हाँ सर्कुलर में मूव करा रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। यहाँ वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो सर्कुलर पाथ में मूव कराएंगे तो आपको पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम होगा। तो क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको पता है, तो रीजन लिख लीजिएगा, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज
0। इसका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो डी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कंजर्वेटिव फील्ड इसका रीजन है। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। इसका आंसर आप लिखेंगे डी। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये करेक्ट है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग जानते हो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर भी होती है। अब थर्ड पार्ट में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंजर्वेटिव होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्लोज लूप बना दिए तो चार्ज पार्टिकल को जब तुम क्लोज लूप पे मूव कराओगे तो वर्क डन नॉन जीरो आ जाएगा। पर हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि क्लोज लूप पे कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन तो जीरो आना चाहिए। तो इसीलिए इसका जो मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपकी सी है, क्योंकि क्लोज लूप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगी तो फिर वर्क डन की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, पर हमें पता है कि वर्क डन की वैल्यू होती जीरो है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है और इसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है। मास ऑफ द ड्रॉप आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें। तो आप ये जानते हो कि ऑयल ड्रॉप को नीचे गिराने वाला उसका वेट होता है ना। और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगानी पड़ेगी, जिससे ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू क्यू ई आ जाए। और हमें पता है कि इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्यू ई की वैल्यू हमें पता है mg के इक्वल होनी चाहिए, है ना। आपको पता है कि यहाँ पर मास दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है मास, जरा वैल्यू पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻³ तो देखो ग्राम दिया है तो -6 कर लो जिससे वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। और जी की वैल्यू को आप यहाँ पे ले लेना 10, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है वो 100 है। तो कैलकुलेशन देखो कंपेरेटिवली इजी हो गई है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और Q की वैल्यू सिंपली मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगी। अब तुम जानते हो Q इज इक्वल टू एनी होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको एनी रख देंगे, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देंगे और ये इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 के, ये तो कैंसिल ही हो गया। और n की वैल्यू आप सिंपली देख सकते हो 10⁻⁻7 प्लस 19 हो जाएगा, जिससे ये हमारे पास सॉल्व करके 10⁻12 हो जाएगा। तो 10⁻12 आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ई है। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका अब आपका 8। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, दोनों पे चार्ज की वैल्यू Q है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D और फोर्स ऑफ रिपल्शन उनके बीच में हमें दी हुई है F, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन हमें बताने हैं। तो आप लोग यहाँ पे दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स Q ले लो, है ना। आपको इनके बीच का डिस्टेंस D और फोर्स की वैल्यू F दी हुई है। तो आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन D² होगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू तो F ही है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेश्चन में भी 4πε0 आ रहा है तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है क्यू की जगह आप एनी रख सकते हो, तो एनी ये वाला और एनी ये वाला मल्टीप्लाई होकर एनी का स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में D² आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे पास FD² तो ये आ गया और इनटू मेरे पास आ जाएगा 4πε0 ना। इसके नीचे हमारे पास E² आ जाएगा और ये वैल्यू n² की बचेगी, तो n निकालने के लिए उसका क्या ले लेंगे अंडर रूट। तो ये आपका आंसर है। अब आप देख सकते हो कि 4πε0 FD² अपॉन E² कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, तो डी आपका आंसर हो गया। चलिए बेटा टेस्ट का अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वो हम स्लाइटली डिफरेंट लेंगे। वैसे तो मैं पता है कि चार्ज की वैल्यू लगभग दोनों की सेम ही होती है, पर इन्होंने यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप माइनस ही लोगे, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। और आपको प्रोटॉन का चार्ज लेने के लिए बोला है इन्होंने कि आप प्रोटॉन का चार्ज लोगे
प्रोटॉन का चार्ज लेने के लिए कहा है ई प्लस डेल्टा ई। अब जैसा कि तुम जानते हो कि हाइड्रोजन जो होता है ना H11 होता है, तो इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 1 - 1 0 है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन, तो नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन आप जानते हो वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है और एक प्रोटॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन में चार्ज -E बताया है, प्रोटॉन का चार्ज E प्लस डेल्टा ई बताया है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन पे जो नेट चार्ज है वो डेल्टा ई होगा। ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है और नेट फोर्स ग्रेविटेशनल है, वो एट अ डिस्टेंस डी हमें नेट ज़ीरो मान के चलनी है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया आपका -E और प्रोटॉन पे चार्ज हो गया E प्लस डेल्टा ई। और आपसे कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है दो हाइड्रोजन आटम के बीच में, तो एक हाइड्रोजन आटम ये वाला, एक हाइड्रोजन आटम ये वाला। और हमें पता है एक हाइड्रोजन आटम पे नेट चार्ज अभी हमने निकाला है वो डेल्टा ई है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि नेट फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल ज़ीरो है। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, पर डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यूज़ को मैग्नीट्यूड में इक्वल ले लेता हूँ और डायरेक्शन इनके ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशनल दोनों के मॉड्स बराबर होंगे पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अब आप मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालोगे और मॉड देखो कैसे इक्वल रखोगे। आपसे पूछा है एंड में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई का ऑर्डर बताना है। तो मुझे बताएं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लिखेंगे 1/4πε0। ठीक है। और चार्ज दोनों हाइड्रोजन आटम पे डेल्टा ई है नेट, तो डेल्टा ई इसका और डेल्टा ई दूसरे वाले का। और डिस्टेंस की जगह आप लिखोगे d²। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए g मास ऑफ वन हाइड्रोजन, मास ऑफ अदर हाइड्रोजन, वो दोनों सेम ही होंगे। और अपॉन डिस्टेंस की जगह यहाँ भी d² आएगा, तो d² से d² कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हो सिंपली निकल रही है, डेल्टा ई का तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और ये मेरे पास g इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन का तो स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, एक करेक्शन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 4πε0 आ जाएगा, है ना। और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरे पास अंडर रूट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ये स्क्वायर हटा देता हूँ फिर मैं, यहाँ अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा ये। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी मेरे पास। आपको यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं मास ऑफ, मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो मुझे जी की वैल्यू पता है वो 6.6 इंटू 10⁻11 पता है। और मास ऑफ आपको दे रखा है ये हाइड्रोजन आटम, वो दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27। और क्या आपको पता है कि इसमें आप 4πε0 की वैल्यू जब रखोगे तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, तो 1/9 इंटू 10⁻9 इसकी वजह से आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके अंडर रूट लेके ये वैल्यू आ रही है 1.437 इंटू 10⁻−37। ठीक है, 10⁻−37 तक लिख देता हूँ। तो ये आपका आंसर आ रहा है। और ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर ऑर्डर बताना है, तो 10⁻−37 का ऑर्डर आ रहा है सी पार्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है सी। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कहा है कि एक सोप बबल है और सोप बबल को आप कौन सा चार्ज दे देते हो, नेगेटिव चार्ज दे देते हो। और आपसे पूछा है कि इस केस में उसका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखो ये वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको पता है नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से ये एक्सपैंड करेगा और इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये दूर दूर जाना चाहेंगे, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी आएगा। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस हैं और तीनों की वैल्यू सेम है, और आपसे कहा गया है कि आप इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो बेटा देखो, आपको बता रखा है सारी बातें मैंने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंसेस होते हैं ये a/√3 होते हैं, ठीक है, और ये सारे डिस्टेंसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं a/√3 के। अब तुमको पता है कि अगर सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करोगे तो ये जो फर्स्ट वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा E1, फिर ये सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा E2, और जो थर्ड वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा E3। अभी जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ हैं वो आपको पता है E1 का मॉड, E2 का मॉड और E3 का मॉड सेम आएगा, और इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 1/4πε0 Q/a/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं ये सारे इक्वल आ रहे हैं और इक्वल एंगल्स पे आ रहे हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि वेक्टर की प्रॉपर्टी है अगर सारे वेक्टर इक्वल हों और इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड हों तो जो नेट रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन जो आएगा वो ज़ीरो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो, आप लोगों से कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द परफेक्ट कंडक्टर क्या होती है। तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसका सही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन सी है। आई होप आपको समझ में आया होगा।